दोस्तों, ये कहानी है आदर्शपुर की, जिस गांव में रामू अपनी पत्नी रत्ना और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू फलों का व्यापार करता था, लेकिन उसे बहुत ही जल्द अमीर बनने की चाह थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अरे क्या हुआ जी, आपको दुकान नहीं जाना है क्या? अरे नहीं, आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा। ये रोज रोज मैं छोटे मोटे फल बेचकर परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, जिस वजह से मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ और जल्दी अमीर बन सकूँ। आप ये जल्दी अमीर बनने का सपना देखना बंद कीजिए। हम फिलहाल जितना कमा रहे हैं, हम उसमें ही खुश हैं, और ऐसा सोचने से आप अमीर नहीं हो जाएंगे। आपको बस दुकान ही चलानी चाहिए। रत्ना, भले ही आज तुम्हें मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन एक दिन तुम्हें अमीर होकर दिखाऊंगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रामू नाराज होकर अपनी दुकान पर चला जाता है, जहां फल खरीदने के लिए एक पंडित जी आते हैं। अरे रामू, मुझे 1 किलो सेब दे दो। जी पंडित जी, अभी देता हूँ। रामू पंडित जी को सेब देता है। क्या बात है रामू, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। उदास क्यों ना रहूं पंडित जी, मेरा नसीब ही इतना खराब है। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जो कि मैं ये फल बेचकर नहीं कमा पाऊंगा। अरे रामू, हर किसी को अमीर बनना है, क्योंकि उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा पैसों की लालच करना अच्छी बात नहीं है, वरना वो लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। आप अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही कहते। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। शाम को रामू अपने घर आता है। अरे आप आ गए, आज आपको आने में काफी समय लग गया। हाँ, आज दुकान पर ज्यादा ग्राहक थे, इसलिए मुझे आने में वक्त लग गया। लेकिन मोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। वो दोपहर को अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। मैं भी उसका इंतजार ही कर रही थी। तभी रामू का बेटा मोहन वहां आता है। अरे पिताजी, आप दुकान से आ गए? मोहन बेटा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा बहुत ही इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हें वक्त पर घर आ जाना चाहिए ना, वरना आगे से मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दो पिताजी, आज के बाद मुझे आने में इतनी देर नहीं होगी। मैं वक्त पर घर आ जाऊंगा। लेकिन ये देखिए, आज मुझे खेलते हुए क्या मिला है। मोहन को खेलते वक्त एक चमकदार हीरा मिलता है, जिसे वो रामू और रत्ना को दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। ये क्या है बेटा? ये तो कोई कीमती हीरा लग रहा है। हाँ, कीमती हीरा? लेकिन मोहन बेटा, ये तुम्हें कैसे मिला, और ये हीरा किसका होगा? इस हीरे की चमक देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये असली हीरा है, और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। शाबाश बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये हीरा असली है तो हमें उसे लौटा देना होगा जिसका ये हीरा है, वरना उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम क्या बोल रही हो? ये हीरा हमारे बेटे को मिला है और अब ये हमारा हो गया है। हमें इसे किसी को भी लौटाने की जरूरत नहीं है। ये हीरा ही मेरे अमीर बनने का रास्ता है। अगर हम इस हीरे को किसी बड़े हीरे के व्यापारी को बेच देते हैं तो हमें बहुत अच्छी रकम मिल सकती है। सुनिए जी, आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बिना मेहनत के दूसरों की चीजें बेचकर अमीर बनना ये सही बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तुमसे ज्ञान का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये सब हमारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अगले दिन रामू गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यानी पंडित जी के पास जाता है और उन्हें इस कीमती हीरे के बारे में बताता है। पंडित जी उस हीरे को देखते हैं। इस हीरे की चमक देखकर ही लग रहा है कि ये एक असली हीरा है, लेकिन रामू, ये हीरा तुम्हारे पास कैसे आया? पंडित जी, ये हीरा मोहन को खेलते हुए मिला है। उसके बाद वो इसे घर ले आया। अगर ये हीरा असली हुआ और इसकी अच्छी खासी कीमत मुझे मिलेगी।
तो मैं एक अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन रामू, जिसका ये हीरा है वो तो इसे ढूंढते हुए परेशान हो रहा होगा ना, और हम तो ये भी नहीं जानते कि आखिर ये हीरा है किसका। पंडित जी, ये हीरा किसका है इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हीरा अब हमें मिल चुका है। अब ये हीरा मेरा हो गया है। मैं इस हीरे को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। रामू, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें वो अपनी मेहनत के दम पर बनना होगा, वरना हो सकता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। अगर जल्दी अमीर बनना है तो ऐसी छोटी मोटी मुसीबतों से डरने से कोई फायदा नहीं है। आपको हीरे की परख है, इसलिए मैं इसे आपको दिखाने के लिए लेकर आया था। अब मैं चलता हूँ। रामू तो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक मजदूर किशन को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है। अरे, आप आ गए। क्या आपको हीरा मिला? मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हीरा कहीं नहीं मिला। वो हीरा हमारे खानदान की आखिरी निशानी था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उस हीरे को आप गिरवी मत रखो, लेकिन आप हो कि मेरी एक बात नहीं सुनते। तुम सच कह रही हो साधना, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। काश मैं तुम्हारी बात मानता और वो हीरा कभी ना खोता। सिर्फ ऐसा सोचने से वो हीरा हमें वापस नहीं मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो हीरा किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो हमें वो कभी वापस नहीं मिलेगा। तुम सच कह रही हो साधना, मैं आज ही राजा से मिलता हूँ और उन्हें सारी हकीकत बताता हूँ। अब वो ही हीरे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। किशन हीरे को खोजने के लिए आदर्शपुर के राजा शौर्यपाल से मिलने का निर्णय लेता है और राजा से मिलने चला जाता है। महाराज, मुझसे अनजाने में एक कीमती हीरा खो गया है जो कि हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखा था। मैंने वो हीरा सेठ हीरेंद्र के पास गिरवी रखा था और कुछ दिनों बाद मैंने वो हीरा छुड़वा भी लिया था। मैं वो हीरा लेकर घर ही आ रहा था, लेकिन तभी वो खो गया। अपने पूर्वजों की खजाने की कीमत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वो हीरा ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं आज ही पूरे राज्य में ये आदेश भेज देता हूँ कि जिसको भी ये हीरा मिले वो तुम्हारे पास ला कर दे, और अगर किसी ने उस हीरे को बेचने की कोशिश की तो उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और सजा भी दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अपनी प्रजा की मदद करना हर राजा का कर्तव्य होता है। तुम निश्चित होकर रहो, तुम्हारा हीरा जरूर मिल जाएगा। राजा से मिलकर किशन वहां से चला जाता है। राजा शौर्यपाल अपने राज्य में हीरे को ढूंढने का आदेश भेज देते हैं। इसके बाद किशन अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी साधना उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ जी, आप राजा से मिले? हाँ, मैं महाराज से मिला और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमारे हीरे को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है कि राजा हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे मुझे यकीन था, जितना मैंने उनके बारे में सुना है उस वजह से मुझे विश्वास था कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ साधना, और वैसे भी हम उन पर विश्वास करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। मेरे मन में सवाल तो ये आ रहे हैं कि मैंने हर जगह उस हीरे को ढूंढा है, लेकिन फिर भी वो मुझे क्यों नहीं मिला है। अगर आपने उसे हर जगह पर ढूंढा है, इसका मतलब तो एक ही है कि ज़रूर किसी न किसी को वो हीरा मिल गया होगा। और हीरे जैसी कीमती चीज़ भला कौन वापस लौटाना चाहेगा। शायद तुम सही कह रही हो साधना, अगर ऐसा हुआ तो हीरा मिलना मुश्किल है। अच्छा हुआ हमने महाराज से मदद मांगी, हो सकता है कि राजा के डर से कोई उसे वापस कर दे। तो इस तरह राजा को बताने के बावजूद भी किशन और साधना उस हीरे को लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं। उसी दिन रामू शहर के बहुत बड़े हीरे के व्यापारी सेठ हरेंद्र के पास जाता है ताकि वो अपने हीरे को एक अच्छे दाम में बेच सके। नमस्ते सेठ जी, मैं आपके पास एक हीरा लेकर आया हूँ। कृपया इसे देखिए, मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूँ। अच्छा, तो जल्दी से मुझे वो हीरा दिखाओ।
रामू सेठ हरेंद्र को हीरा दिखाता है। उस हीरे की चमक को देखकर सेठ हरेंद्र उस हीरे को देखता ही रहता है। ये हीरा तो बहुत ही ज्यादा चमकदार है। इससे पहले भी मैंने ऐसा हीरा कहीं देखा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? क्या मेरी शक्ल से मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ? मैं एक फलों का व्यापारी हूँ और ये हीरा हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन मैंने सोचा इसे घर में ऐसे कब तक रखा जाए, तो इसे बेचना चाहिए। तो बताइए सेठ जी, इस हीरे को आप मुझे कितनी कीमत देंगे? अरे ये तो बहुत ही नायाब हीरा है। इसकी तुम्हें उतनी कीमत मिलेगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस हीरे की वजह से तुम बहुत ही अमीर बन जाओगे। हाँ, क्या आप सच बोल रहे हैं सेठ जी? अगर आप सच बोल रहे हैं तो जल्दी से इस हीरे को खरीद लीजिए। उसके बाद सेठ हरेंद्र रामू से वो हीरा खरीद लेते हैं और बदले में रामू को बहुत सारा पैसा दे देते हैं। बहुत सारा पैसा मिलने के बाद रामू एक बहुत ही अमीर इंसान बन जाता है। उसके बाद रामू अपने गांव में कुछ सारी फलों की बड़ी बड़ी दुकानें शुरू करता है। क्या हुआ रत्ना, तुम किस बात की चिंता कर रही हो? अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वो ला कर दूंगा। हम अमीर हो गए हैं, लेकिन मुझे मन से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। हम किसी दूसरे की चीज़ की वजह से अमीर हुए हैं। क्या फ़ायदा ऐसी अमीरी का? रत्ना, तुम भी बहुत सोचती हो। जो हुआ सो हुआ। अमीर बनना हमारी किस्मत में ही था और इसलिए किस्मत ने हमें अमीर बनाया है। जिस अमीरी पर तुम्हें इतना घमंड है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। याद रखना, जीवन में हमेशा सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई का ही मोल होता है। देखो, मुझे तुमसे ज्ञान की बातें नहीं सीखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। रामू के बहुत समझाने के बाद भी रत्ना नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन किशन बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में पंडित जी मिलते हैं। अरे किशन, तुम कैसे हो? हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं ठीक हूँ पंडित जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लगता है तुम किसी चिंता में लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं क्या ही बताऊं पंडित जी। किशन उसके साथ हुई सारी हकीकत पंडित जी को बताता है, जिससे पंडित जी समझ जाते हैं कि जो हीरा रामू के बेटे मोहन को मिला था वो किशन का ही है। मुझ जैसे एक मजदूर के लिए वो सहारा था जिसे मैं किसी आपातकाल की स्थिति में गिरवी रख सकता था, लेकिन अब वो भी मुझसे छीन गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। वो हीरा आखिर तुम्हारे पूर्वजों की देन था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वो हीरा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि बस मेरा हीरा मुझे वापस मिल जाए। मुझे एक बात बताओ किशन, क्या तुमने उस हीरे को ढूंढने की कोशिश नहीं की? पंडित जी, मैंने उस हीरे को ढूंढने की हर तरह की कोशिश की। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। शायद उसे किसी ने वहां से उठा लिया है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा हीरा तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। ये कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं और वो सीधे रामू से मिलने उसके घर आते हैं। अरे पंडित जी, आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हैं? कैसे हैं आप? कहिए, कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। हाँ, ज़रूरी काम? जी बताइए, कैसा ज़रूरी काम पंडित जी? तुम्हें जो हीरा मिला था वो असल में किशन नाम के एक आम मजदूर का है। उसे वो उसके पूर्वजों से मिला है। उसके बाद पंडित जी रामू को सारी हकीकत बता देते हैं। बात को समझो रामू, बात अब राजा तक पहुंच चुकी है और राजा ने ये आदेश भी दिया है कि कहीं भी उस हीरे को ढूंढ लिया जाए। तभी पंडित जी की ये सारी बातें रत्ना सुन लेती है और रामू का बेटा मोहन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि बिना मेहनत की कमाई के जीवन में कोई भलाई नहीं होती, बल्कि हमें किसी न किसी तरीके से वो चुकानी ही पड़ती है। रत्ना, तुम जरा चुप रहो। तुम तुरंत किसी भी बात पर जल्दी परेशान हो जाती हो। राजा को ये बात पता नहीं है कि वो हीरा मुझे मिला था।
तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। तुम बात को समझ नहीं रहे हो रामू। तुम्हारी लालच की वजह से एक आम मजदूर परेशान हो गया है। उसका हीरा तुम्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं था। मुझे लगा था तुम्हें थोड़ा तो पछतावा हुआ होगा, लेकिन नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किशन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। लेकिन पंडित जी, अगर उस किशन ने मुझे माफ नहीं किया और राजा को बता दिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। देखो रामू, आज या कल राजा को ये बात तो पता चल ही जाएगी। तब तुम्हें सजा से कोई भी नहीं बचा पाएगा। उससे अच्छा है कि आज किशन से माफी मांग लो। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। पंडित जी और रत्ना के बहुत समझाने के बाद रामू किशन से माफी मांगने के लिए मान जाता है और रामू पंडित जी के साथ किशन से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। अरे पंडित जी, आपका स्वागत है। किशन, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे हीरे के बारे में बताने आया हूँ। क्या कहा आपने? हीरे के बारे में? क्या आपको हीरे के बारे में कुछ पता चला है क्या? हाँ किशन, इनसे मिलो। ये है रामू, बहुत बड़े फलों के व्यापारी हैं। तुम्हारा हीरा इन्हें ही मिला था। हाँ किशन, ये बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारा हीरा बाहर खेलते वक्त मेरे बेटे मोहन को ही मिला था। भगवान का शुक्र है कि आखिर मुझे हीरा वापस मिल रहा है। पंडित जी और रामू जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कष्ट लेकर यहाँ मेरे लिए आए हैं। लाइए मेरा हीरा मुझे वापस कर दीजिए। किशन, तुम थोड़े शांत हो जाओ और अपनी उत्तेजना पर थोड़ा काबू रखो। उसके बाद पंडित जी और रामू किशन को सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे सुनकर किशन को बहुत बुरा लगता है। तुमने बहुत गलत किया है रामू। किसी और की कीमती चीज बेचने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो हीरा मेरे पूर्वजों की निशानी था। मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें आई, लेकिन मैंने उस हीरे को कभी नहीं बेचा। मैं उसे सिर्फ गिरवी रखकर वापस छुड़ा लेता था। मुझे माफ कर दो किशन, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन तुम्हें जब भी कितने भी पैसों की जरूरत पड़े तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हें पैसों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूँ किशन, तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ एक ही विनती है कि रामू को माफ कर दो। अगर राजा को ये सच्चाई पता चल गई तो रामू के कर्मों की सजा उसकी मासूम पत्नी और बच्चे को चुकानी होगी, जिनके कहने पर रामू तुमसे माफी मांगने आया है। मैं जानता हूँ वो हीरा मुझे वापस नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ रामू। मैं राजा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। किशन गरीब होकर भी मन से काफी अमीर होता है। वो रामू को माफ कर देता है। तभी राजा का एक सेवक वहां पर आता है। क्या किशन तुम ही हो? और क्या तुम रामू हो? तुम सबको राजा ने इसी वक्त राजमहल बुलाया है। हाँ, क्या कहा? मुझे भी बुलाया है? पंडित जी, महाराज ने मुझे क्यों बुलाया होगा? तुम चिंता मत करो रामू, हम महाराज के पास जाकर देखते हैं। उसके बाद पंडित जी, रामू और किशन राजा के महल की तरफ जाते हैं। राजा महल में रामू और किशन का इंतजार कर रहे होते हैं। रामू महल में देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर सेठ हरेंद्र, रामू की पत्नी रत्ना और बेटा मोहन पहले से ही होते हैं। महाराज, ऐसे अचानक बुलाने का क्या कारण है? मैंने तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। तुम्हारा हीरा मिल गया है। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हीरा सच में मिल गया है? मुझे पता चला है इस रामू ने तुम्हारा हीरा सेठ हीरेंद्र को बेच दिया था, तो मैंने सेठ हीरेंद्र को ही यहाँ बुला लिया है। उसके बाद राजा किशन को उसका हीरा दे देते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने कुछ भी पता करने से पहले ही इस हीरे का सौदा कर दिया। तुमने इस हीरे को वापस ला दिया है, इस वजह से तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। अब तुम जा सकते हो। सेठ हरेंद्र वहां से चला जाता है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज। लेकिन महाराज, आपको किशन के हीरे के बारे में कैसे पता चला?
आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है पंडित जी। मुझे इस हीरे के बारे में इस रामू के बेटे मोहन ने बताया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पिताजी को सजा हो सकती है, और इस परिवार की यही बात मुझे अच्छी लगी। पैसों की लालच इंसान को अपने से तोड़ देती है। पैसों का लालच इंसान को अपनों से तोड़ देता है। आप हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप सिर्फ अपनी मेहनत से ही पैसा कमाएंगे और कभी भी पैसों का लालच नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप वापस ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। तुम्हें सजा तो मिलेगी ही रामू, क्योंकि तुमने एक गरीब मजदूर की संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए जितनी भी संपत्ति तुमने इस हीरे को बेचकर कमाई थी वो सारी जब्त की जाती है। और ये बात याद रखना कि तुम्हारे ईमानदार बेटे की वजह से मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त नहीं कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं आज से खूब मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत के दम पर एक अमीर इंसान बनूंगा, ना कि किसी और को धोखा देकर। मैं अपने परिवार से भी ये वायदा करता हूँ। उसके बाद रामू अपने परिवार को लेकर अपने घर चला आता है। रामू को ये एहसास हो जाता है कि उसे पहले ही पंडित की बात मान लेनी चाहिए थी। रामू अब अपने फलों की दुकान चलाकर ही काफ़ी खुश होता है। और यहाँ दूसरी ओर किशन भी अपने कीमती हीरे को पाकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।